बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है? अगर आपकी इंडस्ट्री या प्लांट पे कोई भी चेंज होता है तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत होना चाहिए। उस प्रोसीजर में आप एनालिटिकल रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वेदर ये जो चेंज आप करने जा रहे हैं ये फिजिबल होगा या नहीं होगा हर लिहाज से, और स्पेशली सेफ्टी वाइज। ठीक है। सो एनालिटिकल, इट्स एन एनालिटिकल रिव्यू ऑफ द चेंज अकरिंग इन अ प्लांट के ऊपर जो भी चेंज हो रही है उसका एनालिटिकल रिव्यू करना है। आफ्टर रिव्यू, जब रिव्यू हो जाता है तो its authorization at certain defined level before implementation so that the risk can be reduced. So इस जब ये चेंज हो जाती है, उससे जब MOC बन जाता है तो इस चेंज के ज़रिए आप पहले से ही रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं उस चेंज के अंदर, जो आप चेंज करना चाह रहे हैं उसके लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। अब MOC जो है वो 3 एलिमेंट्स के साथ जो है वो लिंक है, ये हमने पहले भी देखा। जस्ट लाइक MOC टेक्नोलॉजी बेस्ड है हमारे पास, MOC फैसिलिटी बेस्ड है और MOC पर्सनल बेस्ड है। MOC टेक्नोलॉजी बेस्ड में डॉक्यूमेंट चेंज आते हैं, ऑपरेशनल चेंज आता है या टेस्ट रन ऑथराइजेशन आती है। और जो जो चेंज आपने करनी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है आपने प्लांट पे, तो उसकी जो अप्रूवल है फ्रॉम द रेलिवेंट हेड्स या डेजिग्नेटेड पर्सन्स वो लेने ज़रूरी होते हैं। जस्ट लाइक डॉक्यूमेंटेशन चेंज के लिए आपने अप्रूवल चाहिए रेलिवेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर का फॉर नॉन सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइसेस। अगर आप नॉन सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइसेस के डॉक्यूमेंट को चेंज कर रहे हैं तो आपने इस रेलिवेंट जो जिस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंटल मैनेजर का अप्रूवल लेना है। और अगर आप सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइसेस का कर रहे हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव HSE चेयरमैन का अप्रूवल लेना पड़ेगा उस मैनेजमेंट ऑफ चेंज के लिए। अगर आप ऑपरेशनल कोई चेंज कर रहे हैं तो उसमें आप अगेन, अगर आप नॉन सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइसेस हैं तो आप यूनिट मैनेजर से उस पर्टिकुलर ले सकते हैं। अगर सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइसेस, अलार्म, ट्रिप, सेट पॉइंट एंड नॉन सेफ्टी क्रिटिकल लॉजिक चेंज, तो आपने सब HSEP चेयरमैन, जो HSE का सब चेयरमैन है, उनकी लेनी है। और इसी तरह ही जो डेजिग्नेशंस हैं डिफाइन हैं अगर आपने ऑपरेशनल चेंज करने हैं। और इसी तरह ही अगर आपने एनालिटिकल चेंज करनी है तो आप TST मैनेजर का लेंगे, और टेस्ट रन ऑथराइजेशन करनी है तो अगेन आप जो है HSEP, सब HSEP मैनेजर को, यानी कि हर कंपनी का अपने लिहाज से ये डिफरेंट डेजिग्नेशंस होते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं आपके मैनेजमेंट ऑफ चेंज करने के प्रोग्राम में। और उसके बाद बात करते हैं MOC फैसिलिटी की। फैसिलिटी चेंज करते हैं तो उसके लिए भी आपने एक अप्रूवल वाला बंदा होगा। उसके लिए टेम्पररी चेंज अगर आप कोई कर रहे हैं, ये क्या होती है हम अगली स्लाइड में देखेंगे, बट इधर आप ये देखें कि उसके लिए भी हमने एक बंदा डेजिग्नेट करना होता है जो इसको देखता है, रिव्यू करता है। सबल चेंज अगर आपने करनी है तो एरिया यूनिट मैनेजर, उसके लिए भी आप जो है बंदा डेजिग्नेट करते हैं। तो ये MOC टेक्नोलॉजी और MOC फैसिलिटी। नाउ विल सी MOC पर्सनल। तो अगर आपने कोई बंदा चेंज करना है, उसकी यानी कि काबिलियत की उतनी नहीं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस या KPIs पे वो नहीं पूरा उतर रहा, तो वो भी एक प्रॉपर चेंज के तहत ही आप कर सकते हैं। सो पर्सनल चेंज कैन बी डन इफ बिलो स्टेटस इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर पर्सनल चेंज आप कर सकते हैं अगर तो जॉब स्पेसिफिक नॉलेज उस बंदे का सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया तो आप कर सकते हैं, या फिर उसका प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का नॉलेज जो है वो जो है सेटिस्फाइड नहीं आया, और इन दोनों के लेवल जो हैं, और अगर तो ये आप देखें कि उनके जो आप जिस बंदे का, जिस पर्सन का आप लेवल चेंज करना चाह रहे हैं उसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करने के बाद आपने पहले थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी करनी है कि वो उन रिक्वायर्ड KPIs को अचीव कर ले। देन जो है आपने डायरेक्ट हायरिंग
अगर फिर भी आपका नहीं रिजल्ट आता तो आप फिर एक्सपीरियंस स्टाफ जो है डायरेक्ट हायर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको जो है उस लिहाज से ही फिर ट्रीट किया जाता है। सो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ लिटिल आइडिया अबाउट एमओसी टेक्नोलॉजी, एमओसी फैसिलिटी एंड एमओसी पर्सनल। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं, सब एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एमओसी टेक्नोलॉजी में ऑपरेशनल चेंज। सो ऑपरेशनल चेंज की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एनी चेंज इन नॉन सेफ्टी क्रिटिकल एंड और सेफ्टी क्रिटिकल अलार्म एंड सेट पॉइंट्स, कोई भी लॉजिक चेंज, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन अलार्म और सेट पॉइंट के अंदर चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली, किसी प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, कंसंट्रेशन, पैरामीटर्स वगैरह के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं जो ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑपरेशन के अंदर यूज़ होने वाले पैरामीटर्स के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं, सो उसके लिए आपको प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा। पीछे आपको दिखाए गए हैं ऑपरेशन मैनेजर, ये इस के अंदर जो कि प्रॉपर अप्रूवल का एक डेकोरम बना हुआ है, तो आपको प्रॉपर अप्रूवल जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है उससे लेके अपना काम आगे बढ़ाना पड़ेगा एमओसी के हवाले से। जो ऑपरेशन का यूनिट मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि किस डेट को जो सजेस्टेड चेंज है वो इम्प्लीमेंट हो, और जो चेंज होगी, लेट सपोज अगर एमओसी के थ्रू कोई चेंज होती है तो उस चेंज से एसोसिएटेड जितने एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे जो कि उसके साथ लिंक होंगे, उस चेंज के साथ, एक चेंज होने से जो आगे लिंक जितने भी उससे लिंक इक्विपमेंट हैं या यूनिट ऑपरेशंस हैं उनके भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंदर चेंज आ सकता है, तो वो भी रेलिवेंट सेक्शंस जो हैं वो करेंगे उस लिहाज से चेंज। ठीक है, ये ऑपरेशन चेंज एमओसी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेंज एमओसी की बात की जाए तो इसके अंदर जो मेजर है वो पीएसआई इन्वॉल्व है आपका, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन पैकेज के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड रहने चाहिए, वो जो है इधर एमओसी के अंदर काम आएंगे। और इसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट की एडिशन भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट चेंज एमओसी है, डॉक्यूमेंट की एडिशन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट डिलीट भी हो सकते हैं, रिवाइज भी हो सकते हैं, कंट्रोल डॉक्यूमेंट रिवीजन, जस्ट लाइक पीएसएम लेवल 1 2 3 4 प्रोसीजर्स जो हैं बने हुए आपके वो चेंज हो सकते हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के प्रोसीजर लाइक कटिंग, बेवलिंग, inspection procedures, piping instrumentation diagrams, electrical signal line diagrams, material safety data sheets, ERP databases और equipment reliability programs के अंदर चेंजिंग आ सकती है। ERP एक्चुअली डेटाबेस जो है ये आमतौर पे आपके जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम इसका एक काउंटर पार्ट है SAP, SAP, वो भी अवेलेबल होता है बाज़ इंडस्ट्री में, और बाज़ जगह ERP इस्तेमाल होता है आपकी इन्वेंट्री को का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट डॉक्यूमेंट चेंज एमओसी के ऊपर अगर जाते हैं आप तो। उसके बाद एनालिटिकल चेंज की बात की जाए तो एनालिटिकल एज द नेम इंडिकेट इट रिलेट्स टू एनालिसिस, और एनालिसिस आपके इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सेल के अंदर होते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी आपके एक्सपेरिमेंटल चेंज है, अगर कोई आप एनालिसिस के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आपने प्रॉपर वे के अंदर उसे करना है, एमओसी के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करना है। तो एनी चेंज इन लेबोरेटरी एनालिटिकल मेथड जो है उसको रिव्यू और ऑथराइज करने की ज़रूरत होती है, और जो इसका मैनेजर है वो अप्रूव करता है इस चेंज को। और लेबोरेटरी का हेड जो है वो उसकी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो ऑपरेशंस टीम को जो भी चेंज करें वो ऑपरेशंस टीम को ज़रूर लूप में लें, क्योंकि ऑपरेशंस और क्वालिटी का जो है डायरेक्ट रिलेशन रहता है। वो सैंपल्स भेजते हैं, क्वालिटी उन्हें चेक करती है और गो थ्रू देती है, तो इनका आपस में लाइजन होना ज़रूरी है। सो दिस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एनालिटिकल चेंज एमओसी। और उसके बाद है टेस्ट रन ऑथराइजेशन चेंज। अगर आप प्लांट के ऊपर कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई नए पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, कोई नई मशीनरी आपने लगाई है उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, सो इस तरह में इस सिनेरियो में आपको प्लांट को रन करने के लिए उसको टेस्ट करना होता है आपने, तो उसको रन करने के लिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत है, तो उससे भी आपने प्रॉपर एमओसी के ज़रिए ही लेके चलना है। सो टेस्ट रन ऑथराइजेशन एमओसी विल बी रिक्वायर्ड अगर तो प्लांट जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो लिमिट्स हैं उनसे ऊपर या नीचे जाके आप चलाना चाह रहे हैं।
ठीक है, उनके लिमिट लेट सपोज 75 डिग्री सी या 75 डिग्री सी आपके प्लांट को चलाने की लिमिट है। आप कह रहे हैं कि मैंने इसे 85 डिग्री सी पे चेक करना है, तो आपको टेस्ट और रन ऑथराइजेशन एमओसी को प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और ये तब भी रिक्वायर होता है जब प्लांट ऑपरेशन जो है वो चल तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस पे ही रहा हो, बट उसके अंदर आप जो है जो पैरामीटर हैं वो ट्रिपिंग लिमिट के करीब हों, तब भी आपने उसे टेस्ट रन ऑथराइजेशन चेंज इन एमओसी के प्रोसीजर को फॉलो करना है। अगर आप प्लांट के ऊपर कोई नए केमिकल को अपने रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्जन के दरमियान आप समझते हैं कि कोई केमिकल मुझे नया इंट्रोड्यूस करवा के अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो उसका टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको जो है एमओसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मिसाल दी जाए इस इंडस्ट्री में, तो इन्होंने एक बर्कमैन को नैल्को के नामी केमिकल से रिप्लेस किया, तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए आपको टेस्ट रन ऑथराइजेशन चेंज एमओसी तो चाहिए होता है। या अगर तो आपने प्लांट को अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रन करना है, ठीक है, 100% लोड से भी ज़्यादा उसे रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको इस ऑथराइजेशन की ज़रूरत है कि आइदर इट इज़ सेफ टू रन मोर देन इट्स कैपेसिटी। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नेचर का वर्क है, चेंज किस नेचर की है प्लांट के अंदर, और उस पे कौन सा एमओसी, किस टाइप का एमओसी अप्लाई होगा। यानी कि ऑपरेशनल चेंज अप्लाई होगी, डॉक्यूमेंट चेंज अप्लाई होगी, एनालिटिकल चेंज होगी, या टेस्ट रन ऑथराइजेशन चेंज होगी। और इसके मुताबिक आप जो है उनके अप्रूवल जो डेजिग्नेशंस हैं वो भी चेंज होंगे जिनसे आपने अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, सो ये एमओसी टेक्नोलॉजी के जो 4 हमारे पास सब एलिमेंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं कि अगर इस तरह की चेंजिंग्स हों तो हमें कौन से एमओसी को फॉलो करना है। उसके बाद हम फैसिलिटी बेस जो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज को देख लेते हैं। फैसिलिटी चेंज एमओसी के अंदर एनी चेंज इन ईएसटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चेंज है, रिप्लेसमेंट विद लो ग्रेड मटेरियल और रिप्लेसमेंट विद लो रेटिंग मोटर। अगर आप प्लांट के अंदर आपके पास लेट सपोज कोई मोटर ख़राब हो गई है या आपके पास अवेलेबिलिटी है लो रेटिंग मोटर की, वो जो मोटर आपके पास अवेलेबल है प्लांट पे उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी, यानी कि कैपेसिटी शायद उतनी है लेकिन उसकी स्पेक्स जो हैं वो कंप्लीटली मैच नहीं करती, तो आप जो है उसे भी फैसिलिटी चेंज एमओसी के अंदर लिस्ट डाउन करेंगे। तीसरा है सेफ्टी डिवाइसेस या सिस्टम मॉडिफिकेशंस अगर आप करें तो दैट इज़ जिधर आप कर रहे हैं वो जो है फैसिलिटी चेंज के अंदर आएगा। अगर आप मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई आप चीज़ बना रहे हैं, बिल्डिंग सिविल वर्क कर रहे हैं, उसमें मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप करेंगे इस एमओसी को फिल करेंगे, एमओसी को फॉलो करेंगे। बिल्डिंग मॉडिफिकेशन अगर कर रहे हैं जो कि आपकी स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी, एमरजेंसी रिस्पांस, कंस्ट्रक्शन इनसाइड प्लांट विच में इफेक्ट फायर फाइटिंग, तो अगर आप बिल्डिंग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो फिर भी आपने फैसिलिटी चेंज के एमओसी को फिल करना है। बिल्डिंग मॉडिफिकेशन से ज़ाहिर बात है आपकी स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी, एमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर जो आपने बनाया हुआ है, लेट सपोज पहले आपका कंपनी के अंदर जो है ये एक बात है इमरजेंसी वाला, आप क्या करते हैं और इसके ऊपर आपने इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर अपना बनाया हुआ है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोसीजर बनाया हुआ है कि इस तरह आपने जो है अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो प्लांट से बाहर निकलना है। और जनाब अगर आप एमओसी के बगैर, मैनेजमेंट ऑफ चेंज के बगैर ही कोई सिविल वर्क कर देते हैं, लेट सपोज आपको ये सेक्शन क्लोज करना पड़ गया और आपने इससे इस तरफ जो है इमरजेंसी गेट लगा दिया है सिविल वर्क करके, सो आपका जो है इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अंदर हो सकता है लिखा हो कि आपके इस पॉइंट के ऊपर इमरजेंसी, जो आपका पहला प्रोसीजर है उसके अंदर लिखा होगा कि आपका राइट साइड पे इमरजेंसी गेट आपको मिलेगा, लेकिन आपने सिविल वर्क किया और आपने इसे लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये एमओसी के जरिए लेके जाएंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स तक ये चीज़ जो है वो कवर होगी, पता चलेगा उन्हें कि हाँ जी इसका जो है गेट इस तरफ चेंज हो गया है। तो इसीलिए आपने चुप करके ये काम नहीं करने होते, प्रॉपर एमओसी के तहत ये वाली और चेंजेस जो हैं वो करनी होती हैं। और कंस्ट्रक्शन इनसाइड प्लांट विच में इफेक्ट फायर फाइटिंग, और अगर तो फायर फाइटिंग के लिए आपने जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस की हैं, अगर उधर ही आप कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वो भी आपने, ज़ाहिर बात अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो एमओसी है उसका ज़रूर होगा, तो उसमें आपने अपनी इन एरियाज़ को कवर करना है जहाँ पे आपके क्रिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं, जस्ट लाइक फायर फाइटिंग के हवाले से फायर हाइड्रेंट का सिस्टम है या स्प्रिंकलर्स का है जो भी है। सो उसके बाद है अगर आप कोई नया कैटलिस्ट या फिल्ट्रेशन मीडिया ऐड कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक टू प्लांट होता है, यानी कि आप जिस प्लांट पे वर्क कर रहे हैं उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। कंज्यूमेबल लाइक ल्यूब्स और एनालाइजर टेस्ट स्टैंडर्ड्स अगर आप चेंज कर रहे हैं,
उसके बाद एडिशन और डिलीशन ऑफ कंपोनेंट्स और हार्डवेयर आप कुछ कर रहे हैं। असेंबली पॉइंट्स के अंदर अगर आपने कोई चेंज की है कि पहले अगर इमरजेंसी होती है तो आपने लेट सपोज कहा हुआ है कि ये हमारा असेंबली पॉइंट 1 है, ये हमारा असेंबली पॉइंट 2 है। जब आपने इमरजेंसी सायरन सुनना है तो सारे लोगों ने, प्रोडक्शन वालों ने इधर आ जाना है, यूटिलिटी वालों ने इधर आ जाना है, ठीक है। तो अभी अगर आपने इमरजेंसी पॉइंट के ऊपर लेट सपोज कोई कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है, तो आपको इस चीज़ एमओसी के थ्रू लूप में लेना पड़ेगा सारों को कि हमने 2 की जगह कंस्ट्रक्शन कर दी है, तो आप अपने 2 नंबर जो आपका 2 नंबर आपका इमरजेंसी पॉइंट है उसे आप जगह शिफ्ट करें उसकी, राइट। सो टेम्पररी इक्विपमेंट अटैच टू प्रोसेस अगर आप करें तो उसके लिए भी री रेटिंग ऑफ पाइपिंग एंड इक्विपमेंट अगर करें, या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू हेड काउंट RFID सिस्टम जो है ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम अगर आपने न्यू इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटी चेंज के तहत एमओसी को फिल करना पड़ेगा। देन टेम्पररी चेंज एमओसी की बात किया जाए तो टेम्पररी चेंज के अंदर आपने बॉक्स अप यानी कि लीक्स अगर आपने ठीक किए करने हैं, या टेम्पररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करने हैं, इक्विपमेंट रिपेयर अगर करनी है यूजिंग नॉन कन्फॉर्मिंग स्पेयर्स, यानी कि ऐसे स्पेयर पार्ट्स हैं जो आपकी सेफ्टी कन्फॉर्मेंस को कंप्लाई नहीं कर रहे, तो सेफ्टी को कंप्लाई नहीं कर रहे, कन्फॉर्म नहीं कर रहे, तो उसमें भी आपने टेम्पररी चेंज उसी को के तहत ये सारी चीज़ें करनी है। मशीनरी रिपेयर वेयर देयर इज़ अ डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड को वहाँ करनी है। फ्लशिंग ऑफ द लाइन विद मीडिया नॉट स्पेसिफाइड इन द प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के अंदर आपने कहा है कि एक केमिकल से आपने फ्लशिंग करनी है लाइन की या वाटर से करनी है, बट आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत हाल में भी आपने एमओसी टेम्प्रेरी चेंज को करना है कि ये हम टेम्प्रेरी तौर पे कर रहे हैं, लेकिन इसका एमओसी ये है कि, और एमओसी चेंज में एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया है कि ये एक रिव्यू प्रोसेस होता है। आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं काम, तो उसका एक रिव्यू है कि वेदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको देखते हैं कि हाँ जी ये जो काम होने जा रहा है ये हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक और नॉलेज के मुताबिक फिजिबल भी है या नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं फिजिबल होगा तो वो उधर ही एमओसी के ज़रिए ही उसको रुकवा देंगे और उसका फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर वो फिजिबल है तो दे विल जस्ट लेट यू गो और वो अपने साइंस कर देंगे। सो इंस्टॉलेशन टेम्प्रेरी के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ टेम्प्रेरी विंच और लिफ्ट आती है, इंस्टॉलेशन ऑफ टेम्प्रेरी पीसी इंस्टेड ऑफ पीएलसी अगर आपने करना है, आपके पास पीएलसी अवेलेबल नहीं है, आप कंप्यूटर कंप्यूटर लगा के अपने सारे जो है पैरामीटर्स को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सो कोई भी डिस्प्ले यूनिट जो है उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एमओसी की ज़रूरत है। इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्टा कैबिन्स अगर आप कर रहे हैं तो वो भी जस्ट लाइक पोर्टा कैबिन्स आपके वो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स जो पड़े होते हैं जिनके अंदर बेड्स वगैरह या कोई लिविंग फैसिलिटी या लेबॉर्ट्री फैसिलिटी या व्हाट्सएवर जो भी टेम्प्रेरी तौर पे उन्होंने अपनी सिस्टम को मैनेज किया होता है तो उन्हें पोर्टा कैबिन कहते हैं, पोर्टेबल कैबिन्स, राइट। सो ये आपके टेम्प्रेरी चेंज के अंदर आती हैं चीज़ें। और जितनी भी टेम्प्रेरी चेंजेस कम्प्लेक्स इन नेचर हैं वो रिव्यू होती हैं HSE फोरम से। HSE जितनी भी आप टेम्प्रेरी चेंजिंग कर रहे हैं वो HSE फोरम उसे रिव्यू करता है, और टाइमलाइन जो है उसकी स्पेसिफाई होनी चाहिए कि कब हम इसको, लेट सपोज अगर फ्लशिंग करना चाह रहे हैं आप, तो आपने बताना है कि इस टाइम हम फ्लशिंग करना चाह रहे हैं, इतने बजे तक फ्लशिंग होगी। ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी हैं। और उसके बाद एग्जैक्टिव जो हेड हैं उनके भी नॉलेज से होती हुई चीज़ जो है ऑपरेशन इंजीनियर तक जाएगी, जिसने ऑपरेशंस के अंदर अगर तो वो टेम्प्रेरी चेंज हो रही है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवा देगा। सबल चेंज एमओसी कब फॉलो करना है, जब रिप्लेसमेंट ऑफ आप वॉल्व करें, ठीक है, कोई वॉल्स की रिप्लेसमेंट किसी और वॉल से कर रहे हैं, गेट को ग्लोब से कर रहे हैं, सबल चेंज है, राइट। सो इस तरह की चेंज को आप जो है एमओसी, इस टाइप के एमओसी के अंदर देखते हैं। माइनर री रूटिंग ऑफ पाइपिंग, आपने पाइपिंग को के रूट को चेंज करना है। पहले लेट सपोज एक पाइप आपकी इधर से इधर तक आ रही है, अब इधर कोई आप एक इक्विपमेंट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है कि इसका जो है डायरेक्शन ऊपर करके उसकी एक रूट जो है तो उसे आपने री रूट कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये सबल चेंज के एमएससी को फिल करना पड़ेगा। बेल्ट्स जो हैं जस्ट लाइक उनको अगर आपने वी बेल्ट्स को पावर बेल्ट से चेंज करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई बेरिंग हैं इस किसी कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ख़राब हो गए हैं और उस कंपनी के आपके पास बेरिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि जो भी मार्केट में लोकल अवेलेबल हैं उनको फॉर द टाइम बिंग इंस्टॉल कर देते हैं।
कि चलो काम चल जाए, तो उसके लिए भी आपको सबल चेंज एमओसी जो है वो करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप कोई पाइपिंग की ग्रेड्स चेंज कर रहे हैं उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, या अगर आप हाई हॉर्स पावर की मोटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सबल चेंज की एमओसी को फिल करना पड़ेगा। तो सबल चेंज विल यूजुअली बी इनिशिएटेड बाय अदर देन ऑपरेशन इंजीनियर। जो इसको इनिशिएट करने वाला बंदा है एमओसी को सबल चेंज के लिए, वो ऑपरेशन इंजीनियर नहीं होगा। Its approval authorization is up to the area unit manager. In case change of high budget, then approval authority will be respective DM. So अगर तो बजट उसका ज़्यादा है तो सिर्फ DM उसको ही अप्रूव कर सकता है सबल चेंज अगर आप करना चाह रहे हैं, उस MOC के तहत आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज में हम एक मैनेजमेंट ऑफ चेंज का डॉक्यूमेंट भी देखेंगे। वो इस इंडस्ट्री का नहीं होगा, वो यूनिलीवर बेस्ड कंपनी का एक एमओसी डॉक्यूमेंट हम स्टडी करेंगे। तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकली आपके सामने से चीज़ गुजर जाएगी कि किस तरह एमओसी का डॉक्यूमेंट हाउ इट लुक्स लाइक, और उसको किस तरह हम जो है वो फिल आउट करते हैं। सो ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड्स पे भी डिपेंड करता है और कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंदर किस तरह इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, राइट। सो इंशाल्लाह ताला हम एमओसी को अलग से भी उस टेम्पलेट की फॉर्म में देखेंगे।